हेलो फ्रेंड्स, टेमरॉन की वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। कैन समवन गिव मी कंफर्मेशन फॉर द ऑडियो प्लीज? अभी आप जितने भी लोग देख रहे हो, ये टेमरॉन इंडिया का फेसबुक पेज है जहाँ पे हम अभी लाइव है। तो ये लिंक जो है आप अपने सर्कल में सोशल मीडिया में शेयर करिए। उनको सिर्फ पेज लाइक करना है एंड दे विल बी एबल टू सी दिस ब्रॉडकास्ट लाइव। वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब मैं आपको वर्कशॉप के अंत में दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैं डिस्प्ले पे रख रहा हूँ। मेरा जो कैमरा है मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है। मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ अवेलेबल लाइट में, और जिसके लिए मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए f22 की, और मेरी शटर स्पीड मुझे चाहिए 8 की, 1/8। और मेरा कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और मेरा कैमरा 1/30 की स्पीड से नीचे काम नहीं कर रहा है। ना ही मैं लाइटिंग चेंज कर सकता हूँ, ना ही मैं ISO चेंज कर सकता हूँ, और मुझे सिर्फ उसका सॉल्यूशन चाहिए शटर स्पीड से। तो मैं क्या करूँगा? इसका जवाब हम लास्ट में देंगे, आप मुझे याद दिलाना। और अभी वर्कशॉप में जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, ये उसकी वेबसाइट की लिंक है मेरी। आप वहाँ पे जाके अभी भी देख सकते हो, और बाद में भी 1-2 दिन तक रहेगा ये, तो आप बाद में भी वहाँ जाके देख सकते हो। जिसको मेरे लिए ज़्यादा जानना है या तो मेरा काम ज़्यादा देखना है, वो मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकता है। और अभी कोविड-19 की वजह से हमारे इंडस्ट्री पे काफ़ी असर हुआ है, और अभी सब लोगों की हालत थोड़ी नाजुक है। बट और मैं खुद की बात करूँ, आज मेरे खुद के फैमिली में एक वेडिंग था जिसको मैं अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कोविड। नहीं कि मैं ये वर्कशॉप कर रहा था, पर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द फ्यूचर में सब नॉर्मल हो जाएगा एंड वी विल बी बैक इनटू बिजनेस अगेन। और मैं मेरे बारे में कुछ ज़्यादा बताऊँ उससे पहले मैं अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा पूरा फैमिली फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री में है, काफ़ी सालों से है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं करीब 40 सालों से ज़्यादा से फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई जयेश भाई है, जो कि विपाक के अपने गुजरात का जो एसोसिएशन है VPAG, उसमें काफ़ी एक्टिव है। मेरा छोटा भाई है निशित, वो अभी काफ़ी अच्छी फैशन फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है। और मेरे पिताजी जो कल्याण भाई शाह जिनका नाम था, वो अभी थोड़े समय पहले एक्सपायर हो चुके हैं, बट उन्होंने भी फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी काम किया है। और उनके अंडर में करीब 3500 3500 स्टूडेंट्स फ़ोटोग्राफ़ी के तैयार हुए हैं, जो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह, एंड दे आर सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रिलायंट, जो हर फोटोग्राफर का एक ड्रीम होता है कि मुझे सेल्फ सस्टेन बनना है और सेल्फ रिलायंस बनना है। मैं खुद की बात करूं कि फ़ोटोग्राफ़ी की शुरुआत मैंने कैसे की थी, तो डेफ़िनेटली पिताजी फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, तो आप कह सकते हो कि फ़ोटोग्राफ़ी मेरे ब्लड में है। जब स्कूल हम जाते थे 7वें या 8वीं कक्षा में, तब से मैं स्टूडियो पे जाया करता था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ करीब 1970 1980 की दौरान की बात कर रहा हूँ। तो स्कूल से मैं सीधा स्टूडियो हुआ करता था हमारे अहमदाबाद में, नदी के इस पार, जबकि उस वक्त बहुत ही कम स्टूडियो होते थे। और उस वक्त का जो दौर था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का दौर था, जिसमें हम TLR से फोटोग्राफी करते थे। आप में से कई फोटोग्राफर को शायद से पता नहीं होगा कि TLR क्या है। तो
ये मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये रोलिफ्लेक्स का TLR कैमरा है, जिसमें फोकसिंग का जो लेंस है वो ऊपर है और जो पिक्चर खींचेगा जो लेंस है वो नीचे है, और जो व्यू फाइंडर है वो इसके ऊपर से हमें देखना है। तो आज के दिन में जो कई सारे फोटोग्राफर है जो हैंडहेल्ड फोटोग्राफी करते हैं और कैमरा अपनी आंख पे लगा के फोटोग्राफी करते हैं, और जब भी वो फुल लेंथ फोटोग्राफी करते हैं खड़े खड़े, तो उसमें वो डिस्टोर्शन आता है कि ऊपर का पोर्शन बड़ा दिखता है और नीचे का पोर्शन छोटा दिखता है। बट ये कैमरा में ऑटोमेटिकली आप वेस्ट लेवल फोटोग्राफी करते थे, क्योंकि कैमरा में ऊपर से देखना होता था, तो आप ऊपर से देखते थे। ये ऊपर वाले लेंस से आपको व्यू मिलता था और नीचे वाले लेंस में लिप शटर होता था, जिसमें सारी स्पीड सिंक होती थी और जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये TLR के ज़माने से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने ब्लैक एंड वाइट से की, जिसमें 12 फोटो का पेंक्रोमेटिक रोल आता था और वो कंपनी का आता था मोस्टली। और उसमें कभी कभी अगर आपने रोल ठीक से डाला नहीं है तो आप 12 फोटो खींचोगे, बाद में आपको पता चलेगा कि रोल का हैंड जो है वो ठीक से डला नहीं है और आपके 12 फोटो तो गए, लेकिन आपको नया रोल लोड करना है और फिर से शुरुआत करनी है। और अगर शादी में आप ये कर रहे हो तो आपके 12 फोटो डेफिनेटली गए। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म के टाइम के प्रॉब्लम्स है जो मैंने फेस किए हैं, और वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स भी शेयर करूंगा, और हम टेमरॉन के लेंसेज के बारे में भी टेक्निकली थोड़ा बहुत जानेंगे। तो ब्लैक एंड वाइट के बाद हमने कलर फोटोग्राफी भी काफ़ी की DSLR से। फिर सुपर 8 साइलेंट फिल्म आती थी पहले। सुपर 8 से पहले 16mm के कैमरे से, जो भी अहमदाबाद के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या रिच लोग थे उनके वहाँ 16mm के टरेट लेंस से फोटोग्राफी होती है। टरेट लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें 3 लेंस होता है, एक नॉर्मल लेंस, एक वाइड लेंस और एक टेली लेंस। तो आपको बदलना नहीं है, सिर्फ आपको उसको घुमाना है। ऐसे लेंस आप जैसे घुमाओगे तो लेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और आपको वो फिल्म देखने के लिए उसको आपको प्रोजेक्टर पे लगाना पड़ेगा, और प्रोजेक्टर पे लगा के आप देख सकते हो। 16mm पे हालांकि मैंने काम नहीं किया, बट जब मैंने शुरुआत की थी तो अहमदाबाद में बहुत ही गिने चुने फोटोग्राफर थे जो 16mm पे वीडियोग्राफी कर रहे थे उस वक्त। तो प्रोसेसिंग के लिए खैर वो आउट ऑफ इंडिया या तो बॉम्बे जाता होगा, मुझे इतना नहीं पता है। बट उसके बाद जो सुपर 8 फिल्म आई, जिसमें पहले साइलेंट आई, फिर सुपर 8 साउंड आई, और फिर उसके बाद वीडियो में आया VHS। तो ये सब फॉर्मेट में मैंने काम किया है। ये आप स्क्रीन पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये मामिया का TLR लेंस कैमरा है, वो भी मैंने यूज़ किया है। ये पूरा उसका सेट है, केस, हुड सब वगैरह आप देख सकते हो। और उस वक्त क्योंकि फिल्म के साथ ही अभी अपने कैमरा के अंदर जो वाइट बैलेंस है और ISO है वो हम कैमरा से चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिल्म के टाइम पे जैसे ही आपने कोई फिल्म परचेज कर ली उसी वक्त आपका ISO और वाइट बैलेंस फिक्स हो गया। मतलब आपने डे लाइट बैलेंस फिल्म खरीदी है और आपने कैमरा में डाल दी, और अगर आप डे लाइट में काम कर रहे हो या तो डे लाइट बैलेंस लाइट में काम कर रहे हो तो ठीक है, बट जैसे ही आपका लाइट टंगस्टन हो गया तो आपको एकदम उसमें येलो कास्ट आएगी। तो उसके लिए वो वाइट बैलेंस तो आप चेंज कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार फिल्म लग गई फिर आप चेंज नहीं कर सकते जहाँ तक कि वो रोल ख़त्म नहीं होता। और ISO भी 100-200 के आसपास ही रहता था, तो बहुत ही स्लो फिल्म्स होती थी उस वक्त, उसकी वजह से लाइट की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और ये जो है, ये मैं VHS की जो बात कर रहा था, ये VHS कैमरा है, और आप साइड में देख रहे हो कि ये जिसका ये JVC का रिकॉर्डर है, ये करीब 3-3.5 किलो का रिकॉर्डर होता था। वो आप शोल्डर पे लेके घूमते थे और एक हाथ में आपका कैमरा रहता था, और साथ में क्योंकि उस वक्त जो ISO की सेंसिटिविटी थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो सनगन लेके साथ में, या तो कैमरा के ऊपर आप सनगन लगा के और पूरा पावर सप्लाई खींच के आप पूरा वायर लेके
वेडिंग के वेन्यू में हम वीडियोग्राफी करने के लिए घूमते थे। फिर उसके बाद आया डिजिटल का ज़माना। 2000 के बाद से करीब करीब डिजिटल स्टार्ट हो गया, और डिजिटल आने के बाद फोटोग्राफी काफ़ी आसान हो गई। पहले जैसे आईएसओ हम चेंज नहीं कर सकते थे, एक बार फिल्म डाल दी फिर कुछ भी कर लो आप आईएसओ चेंज नहीं कर सकते। हालांकि उसमें कुछ टेक्निक्स थी जो हम यूज़ करते थे, जिसको हम पुश पुल टेक्निक बोलते हैं। मतलब आपने 100 ऐसे की फिल्म डाली है और आप उसको ओवर एक्सपोज करते हो तो आप उसको पुश करेंगे, और या तो अंडर एक्सपोज करते हो तो आप उसको पुल करेंगे, और फिर डेवलपिंग जब करोगे आप उसका रिवर्स करोगे। तो ये पुश पुल टेक्निक के साथ मैंने काफ़ी सारे पोर्टफोलियो डिजिटल में फिल्म में बनाए थे, जो कि कोडाक की फिल्म हुआ करती थी 100 आईएसओ की। और उस वक्त कोडाक ने ट्रॉपिकलाइज फिल्म इंडिया में लॉन्च की थी। ट्रॉपिकलाइज फिल्म बेसिकली क्या था कि 200 आईएसओ की फिल्म आपको 100 आईएसओ की पैकेजिंग में देते थे, ताकि उसको आप 100 आईएसओ पे शूट करो, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन कलर है वो थोड़ा डार्क है, जिसकी वजह से स्किन थोड़ा फेयर दिखाने के लिए उसको ओवर एक्सपोज करते थे। तो वो फिल्म में 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज करता था, फिर मैं डेवलपिंग के वक्त उसको ओवर डेवलप कराता था, और जब वो प्रिंटिंग में जाती थी तो नॉर्मल नेगेटिव में जो डेंसिटी होती है उससे कई गुना ज़्यादा डेंसिटी होती थी, और उसमें प्रिंटिंग में बहुत टाइम लगता था। लेकिन वो टेक्निक यूज़ करके उसमें जो मुझे येलो कलर का टिंट मिलता था, बहुत सारे पोर्टफोलियो मैंने ऐसे बनाए हैं वो टेक्निक यूज़ करके। और मैंने वर्कशॉप्स तो टेम्ब्रॉन के लिए काफ़ी सारे किए हैं, पैन इंडिया किए हैं, और जब मैंने फोटोग्राफी की शुरुआत की ऑलमोस्ट तब से मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ। पहले कोडाक फिल्म के लिए, फ्यूजी फिल्म के लिए, अपने गुजरात में जितने भी फोटोग्राफी एसोसिएशन है ऑलमोस्ट सबके लिए मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किए हुए हैं, और ये मेरा पहला ऑनलाइन वर्कशॉप है। तो मैं टेम्ब्रॉन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये वर्कशॉप कंडक्ट करके मेरा जो भी नॉलेज है आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे उनके प्लेटफॉर्म पे एक मौका दिया। अभी भी जो ऑनलाइन अभी रिसेंटली आए हैं, प्लीज़ शेयर दिस लिंक, फेसबुक टेम्ब्रॉन का जो पेज है, ताकि और फ्रेंड्स हमारे ज्वाइन हो सके उसमें। आपके कोई कमेंट्स है तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सवाल पूछें तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और आई होप कि यू आस्क मी सम सेंसिबल क्वेश्चंस टू मेक दिस वर्कशॉप वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरी बात करूँ खुद की, तो जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो शुरू में मैंने काफ़ी सारे, जैसे कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो किए मैंने। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फैशन टाइम्स करके एक मैगजीन निकाला था, जो एक पूर्ति थी जो टाइम्स के साथ जाती थी। तो उसके लिए मुझे एज ए फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर हायर किया गया, और फैशन टाइम्स जब तक चला तब तक ऑलमोस्ट सब भी इश्यू के लिए मैंने उसके लिए फैशन फोटोग्राफी की। और तब से मेरे पे एक लेबल लग गया कि भाई इलेश शाह है तो वो फैशन फोटोग्राफी ही करते हैं और नहीं करते हैं। तो जब भी आप पे ऐसा कोई लेबल लगता है कि भाई आप फैशन फोटोग्राफर हो, या तो प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, या तो इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर हो, तो वो दोनों तरह से काम कर सकता है। आपके लिए अच्छा भी है, आपके लिए बुरा भी है, क्योंकि जब आप लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं कि भाई अगर फैशन फोटोग्राफी करानी है तब भी मैं इनके पास जाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई और फोटोग्राफर्स के पास जाऊंगा। और आज के तारीख में स्पेशलाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो सरवाइव करने के लिए, या तो ग्रो करने के लिए, या तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही टाइप की फोटोग्राफी करके इतना मज़ा नहीं आता है, तो फॉर अ चेंज वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो कभी कभी जब मैंने शुरुआत की तब मेरे पास कोई मेरा पोर्टफोलियो नहीं था। आज के दिन में कई सारे फोटोग्राफर्स आते हैं मेरे पास और मुझे बोलते हैं, मैं उनको जब पूछता हूँ कि आपने क्या काम किया है,
तो वो मुझे बोलते हैं कि सर आपने मेरी इंस्टाग्राम लिंक नहीं देखी। तो ये बहुत ही गलत तरीका है अपने आप को मार्केट करने का। उस ज़माने में मैंने अपने हिसाब से कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे, ज़्यादातर प्रोडक्ट थे। और जब मुझे एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ना था, तो मैंने 8x12 का 12 से 15 फ़ोटोग्राफ जो मुझे अच्छे लगे, जो ज़्यादातर मेरा पर्सनल वर्क था, क्योंकि मैंने उस वक्त ब्रेक नहीं किया था कॉमर्शियल एंड एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी में। तो वो पोर्टफोलियो लेके मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाता था, वो पोर्टफोलियो में दिखाता था, और वो पोर्टफोलियो देख के मुझे अलग तरह का काम मिलता था जिसका पोर्टफोलियो से कुछ लेना देना नहीं था। और आज के तारीख में अगर मेरे पास कोई साड़ी का क्लाइंट आता है या तो कोई ऐसी प्रोडक्ट का क्लाइंट आता है कि मैंने वो टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी पहले नहीं की है, तो सीधा मुझसे पूछता है कि भाई आपने ये टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी की है कि नहीं की है। तो अभी क्लाइंट जो है आपके पास आपने क्या किया है और पर्टिकुलरली उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपसे वो काम मांगता है। तो आपका प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होना चाहिए। अभी ऑनलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की वेबसाइट हो, आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज हो, फेसबुक पेज हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो शायद से आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने बात की, फैशन फोटोग्राफर का लेबल तब से मुझे लगा। और हालांकि मैं हर तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, फैशन करता हूँ, पोर्टफोलियोज़ करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, इंडस्ट्रियल करता हूँ, फूड करता हूँ, ज्वेलरी करता हूँ। और ज्वेलरी की बात करूँ तो मेरा एक आर्टिकल भी आ चुका है स्मार्ट फोटोग्राफी में, और वॉग मैगज़ीन में मेरा वेडिंग फोटोग्राफी के पर आर्टिकल भी आ चुका है। तो अभी मैं आपसे एक किस्सा शेयर करूँगा जो VHS के ज़माने में जब हम वीडियोग्राफी करते थे। तो एक बार मैं राजस्थान के एक शहर में गया था, लग्ज़री कोच था। उस ज़माने में उसमें वो टीवी लगा रहता था और एक VHS प्लेयर लगा रहता था, जिसमें हम फ़िल्म देखते थे और आपके 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। जब तक फ़िल्म ख़त्म होती थी आपके 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो राजस्थान के वो शहर में हम गए, शादी ख़त्म हो गई। रात को जब बस में बैठ के सब वापस आ रहे थे, थोड़ी देर के बाद एक शख्स ने मुझे बोला कि इलेश भाई मुझे वो वीडियो देखनी है। मैंने बोला सर ये जो VCR है उसमें कोई भी कैसेट हम नहीं डाल सकते, चांसेस है वो स्क्रैच हो जाएगी, क्योंकि VHS पूरा एनालॉग सिस्टम है, उसमें मैग्नेटिक टैप रहती है और वो स्पूल पे ऐसे घूमती रहती है एक साइड से दूसरी साइड, जैसे अपने ऑडियो टैप होती है उस तरह से। तो उसमें स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं, ठीक से लोड नहीं होती है तो आपकी टैप भी अंदर खींच लेता है कभी। और चूंकि ये शादी की वीडियोग्राफी थी, शादी की कैसेट थी, मैं झिझक रहा था कि ये मैं दूं कि नहीं दूं। तो मैंने जो भी डिस्क्लेमर देने थे मेरी तरफ से कि ये कैसेट ख़राब हो सकती है, इसमें स्क्रैच आ सकता है, उसका दूसरा कोई कॉपी नहीं है, अगर बिगड़ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जाके उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए तो मेरा जिम्मा। ना चाहते हुए भी मुझे वो कैसेट उनको देनी पड़ी। वो कैसेट जो लग्जरी कोच था उसके VCR प्लेयर में डाला गया और उसको प्ले किया गया। कैसेट जब स्टार्ट हुई तो सब एकदम साइलेंट हो गए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और मुझे टेंशन में कि क्या हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और कुछ समय के बाद जिसने मुझसे वो VHS कैसेट ली थी उसने वीडियो की तारीफ करना शुरू किया कि वाह वीडियो बहुत अच्छा है, और सबने धीरे धीरे तारीफ करना शुरू किया। एंड देन आई गॉट रिलैक्स्ड। बट ये इंसिडेंट से एक बात मैं सीखा कि क्लाइंट्स आपसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है, और उसको आपको कैसे टैकल करना है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में आप जितने सारे डिस्क्लेमर्स क्लाइंट को बता सकते हो आपको बताने चाहिए। दूसरी बात, नेटवर्किंग की जब बात करें तो हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है जिसका ओपिनियन बहुत मायने रखता है।
आज के दिन में आप भले कितना ही ऑनलाइन मार्केटिंग कर लो, फेसबुक पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लेकिन अगर आपके बारे में मार्केट में ओपिनियन अच्छा नहीं है तो वर्ड ऑफ माउथ से जो आपको बिजनेस मिलना है उसमें काफ़ी इफेक्ट आ सकता है। आपका ऑनलाइन मार्केटिंग की जो भी एफर्ट्स है वो नलीफाई हो सकती है। तो हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है जिसका ओपिनियन मैटर करता है। तो अगर आप किसी नेटवर्क में हो या तो किसी ग्रुप में हो या तो किसी ग्रुप में आपको क्रैक करना है तो आप में उसमें लीडर कौन है उसको समझ लीजिए, उसका ओपिनियन क्या है वो समझ लीजिए। उसका ओपिनियन अगर आपके बारे में अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपको सीखना है, और उसको कैसे चेंज करना है वो आपके पर निर्भर है, क्योंकि आपका ग्रुप है, आपका सर्कल है। आप उसको कैसे डील करेंगे, कैसे समझाएंगे, या तो अपना काम उनको दिखा के कैसे इम्प्रेस करेंगे, वो आप उनसे बात कर से देख सकते हैं। हाँ, अभी एक कमेंट आई है जिसमें पूछा गया है मुझे कि हेलो सर, टेमरोन लेंस अवेलेबल फॉर फ्यूजीफिल्म XT100, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी आज की जो वेडिंग फोटोग्राफी की वर्कशॉप है उसमें मेरा फोकस सिर्फ फुल फ्रेम लेंसेज है टेमरोन के, उसके पर रहेगा। टेमरोन के लेंसेज के रिगार्डिंग जो भी आपकी इंक्वायरी है, टेक्निकल इंक्वायरी है, प्राइस रिलेटेड इंक्वायरी है, या तो अवेलेबिलिटी रिलेटेड इंक्वायरी है, वो टेमरोन का टेक्निकल स्टाफ आपको कमेंट करके बताएगा। तो मैं मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगेगी उसी कमेंट पे मैं बात करूंगा या तो आंसर करूंगा। तो ये जो VHS की मैंने बात की उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे। और एक बार दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अभी हम वर्कशॉप में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो टेमरोन की जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर मैं मेरा सेशन आगे लूँगा। अभी आप मुझे शायद से देख नहीं पाएंगे बट आप मुझे सुन पाएंगे, तो ये स्क्रीन मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये टेमरोन के जो 3 लेंस है, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो और अगर आपको एक ही लेंस चाहिए तो नॉर्मली क्या होता है कि अपने वेडिंग फोटोग्राफी में के लिए जब भी हम कैमरा बाय करते हैं तो उसके साथ एक किट लेंस आता है। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है वो किट लेंस नहीं लेते, वो प्रोफेशनल बॉडी लेते हैं और प्रोफेशनल लेंस लेते हैं। अभी लेंस आप सेम कंपनी का ले सकते हैं जो उसका कैमरा है, लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स है जिनका स्पेशलाइजेशन है लेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि टेमरोन। सो टेमरोन इज ए थर्ड पार्टी लेंस मैन्युफैक्चरर जो कैमरे की काफ़ी सारी ब्रांड्स जैसे कि सोनी है, निकॉन है, कैनन है, उसके लिए लेंसेस बनाती है। तो ये जो 3 लेंस अभी आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे, उसमें से एक 15-30 है, एक 24-70 है और एक 70-200 है। तो हम पहले बात करेंगे 24-70 के बारे में। अगर आपके पास 24-70 का 2.8, अगर मेरे पास ये एक ही लेंस है तो मैं पूरा वेडिंग ये एक ही लेंस से कर सकता हूँ। इसकी पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसको G1 बोलते थे और इसको ये लोग ट्रिनिटी बोलते हैं टेमरोन, और VC जो है वो वाइब्रेशन कंपेंसेशन के लिए है। तो ये तीनों लेंस का अभी नया सीरीज आ गया है जिसको G2 बोलते हैं, और ये जो 2.8 है उसमें ये कांस्टेंट एपर्चर है। तो किट लेंस और ये जो लेंस है प्रोफेशनल लेंस, उसमें क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेमरोन के जो लेंसेस है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो है वो DI है, और जो अपने जितने भी DSLR कैमरा है जो फुल फ्रेम है उसमें वो DI रहता है। और DI2 है दूसरा जो APS-C कैमरा होता है जिसमें सेंसर की साइज छोटी रहती है, उसको हम APS-C सेंसर बोलते हैं, उसके लिए DI2 रहता है। और अभी जो नया आजकल बहुत चल रहा है मिररलेस सिस्टम, उसके जो लेंसेज आते हैं उसको DI3 बोलते हैं।
तो अगर आपको ये हो रहा है कि भाई मेरे पास फुल फ्रेम है तो आपको DI लेना है, अगर आपके पास APS-C सेंसर वाला कोई भी कैमरा है तो आपको DI2 परचेस करना है, और अगर आपके पास मिररलेस सिस्टम वाला कैमरा है तो आपको DI3 लेंस परचेस करना है। अभी मैं ठीक है, ये वीडियो एक बार प्ले कर ही लेता हूँ। पहले जो G1 सीरीज के लेंस थे उसमें चलो रहने जवा दो। पहले जो G1 सीरीज के लेंस थे उसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर चिप रहती थी, लेकिन अभी G2 सीरीज के जो लेंस है उसमें 2 माइक्रो प्रोसेसर चिप है। एक चिप है सिर्फ ऑटो फोकसिंग का काम करती है, और दूसरी जो चिप है वो वाइब्रेशन कंपेंसेशन का काम करती है। तो इसमें ऑटो फोकसिंग काफ़ी अच्छा होता है, और चूंकि दोनों चिप अलग अलग है, वाइब्रेशन कंपेंसेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। और वाइब्रेशन कंपेंसेशन के एडवांटेजेस क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में आगे वर्कशॉप में बताऊंगा। फिर ये हमने वीडियो देखा, वाइब्रेशन कंपेंसेशन की वजह से आप जो व्यू फाइंडर में इमेज देखते हैं वो काफ़ी स्टेबलाइज हो जाती है, और आपको 5 स्टॉप्स का बेनिफिट होता है। तो मैं आपको उसके बेनिफिट्स क्या है वो बताता हूँ। ये रूल हम सबको पता है कि अपने कैमरा की जो शटर स्पीड है वो अपने फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए जब आप फोटोग्राफी हैंडल कर रहे हो, कैमरा जब हाथ में पकड़ के फोटोग्राफी कर रहे हो। और अगर आप 200 mm की फोकल लेंथ पे फोटोग्राफी कर रहे हो और अगर आपकी शटर स्पीड 200 से कम है, 200 की जगह 125 है, 60 है, 30 है, तो चांसेस है कि क्योंकि आप हैंडल फोटोग्राफी कर रहे हो और फोकल लेंथ आपकी ज़्यादा है, आपने ऑप्टिकली इमेज मैग्नीफाई की है, तो आपके हाथ के जो भी शेक्स है, ब्लर्स है, वो रजिस्टर होंगे और आपके हाथ की हलन चलन की वजह से वो मूवमेंट रजिस्टर होगी एज ए ब्लर इन अ कैमरा। बट अगर आपको 5 स्टॉप का एडवांटेज मिलता है, जो सीपा के हिसाब से 5 स्टॉप्स इसमें मिलता है। सीपा एक थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है जापान की, और जितने भी ये स्टैंडर्ड्स है वो टेस्ट करती है और वो अप्रूवल देती है। बाद में ही कंपनी ये ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है। तो आप और कई लेंस पे देखेंगे उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन टेमरॉन के जो लेंसेज है जिसमें VC है और जिसमें ये ड्यूअल चिप है उसमें अप टू 5 स्टॉप्स का एडवांटेज मिलता है। तो VC की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, एक तो हम लो लाइट में हैंडल फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि VC है तो मैं शटर स्पीड का मुझे 5 स्टॉप्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं स्लो शटर स्पीड यूज़ कर पाऊंगा। तो मैंने जो आपको रूल ऑफ थंब बताया कि शटर स्पीड इज इक्वल टू फोकल लेंथ, वो VC वाले लेंस में हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। 200 mm की फोकल लेंथ में अगर मैं 5 स्टॉप डाउन जाता हूँ तो 200 की जगह मैं 1/15 पे भी फोटोग्राफी करूँगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोवाइडेड माय सब्जेक्ट इज स्टेडी रिलेटिवली, ब्लर आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट जो मुझे होगा कि आजकल नॉइज़ का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जब भी आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हो तो आप ISO काफ़ी बढ़ाना पड़ता है। बट अगर आपके पास VC वाला लेंस है और आपको 5 स्टॉप्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो जहाँ पे आपको 3200 का ISO यूज़ करना है उसकी जगह आप 200 का ISO यूज़ करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है VC का, क्योंकि व्यू फाइंडर में इमेज स्टेडी रहती है तो आपका जो फोकसिंग पॉइंट है जहाँ पे भी आपने उसको रखा है, जनरली हम फोकसिंग पॉइंट सेंटर में रखते हैं,
और उसकी ये वजह है कि सेंटर का जो भी फोकसिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इन द सेंस कि वो काफ़ी लो लाइट में भी फोकस कर पाएगा। सेंटर पॉइंट के अलावा जितने भी फोकस पॉइंट है आसपास वाले, उसके कंपेरेटिव में इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो नॉर्मली जब भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो सेंटर फोकस पॉइंट पे करता हूँ। तो जब आप फोकस कर रहे हो वो पॉइंट से, और अगर वो फोकस पॉइंट में आपका जो सब्जेक्ट है वो हिल रहा है, या तो आपके हैंड मूवमेंट की वजह से आपका कैमरा हिल रहा है, तो फोकस पॉइंट आपका शिफ्ट होता रहेगा और वहां पे कैमरा को फोकसिंग में दिक्कत आएगी। बट अगर आपके पास वीसी लेंस है तो इमेज आपकी व्यू फाइंडर में एकदम स्टेडी हो जाती है, तो आपका फोकस पॉइंट एक जगह पे टिका रहेगा, तो आपका फोकसिंग इतना आसान हो जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है वीसी का ये है कि कभी कभी हम जब टेली लेंस से फोटोग्राफी करते हैं, और पर्टिकुलरली जब हैंडल फोटोग्राफी करते हैं, तो अपना पता है कि जब मैं फोटोग्राफी के लिए कैमरा पकड़ता हूँ तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो कंपोजिशन है मेरा वो शिफ्ट होता रहता है। तो मैंने जब मैं शटर दबाता हूँ तो क्योंकि वो थोड़ा मूवमेंट है, जैसा मैंने सोचा था उसकी जगह थोड़ा ऊपर नीचे का कंपोजिशन आ जाता है। बट अगर वीसी वाला लेंस है तो आपको उसका बेनिफिट रहेगा, आपने जैसा व्यू फाइंडर में देखा वैसी ही इमेज आपको उसमें फाइनल इमेज में मिलेगी। और वीसी का बेनिफिट है अगर आप पैनिंग फोटोग्राफी कर रहे हो तो क्योंकि आपकी अप डाउन मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो जाती है, वो स्टेडी स्मूथ घूमती है, तो जब आप कैमरा ऐसे पैन करेंगे तो अप डाउन मूवमेंट रजिस्टर नहीं होगी। उसके लिए पैनिंग मोड दिया गया अलग से, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और वो जो आप घुमाते हो ऐसे पैन करते हो कैमरा, जिसको पैन राइट और पैन लेफ्ट बोलते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका फ्रेम में ठीक से रहेगा, और क्योंकि वो ऊपर नीचे नहीं होगा तो जो भी मोशन आएगी वो पूरी एकदम हॉरिजॉन्टली स्मूथ आएगी एक ही लाइन में। तो ये सारे वीसी के एडवांटेजेस है, इसके लिए वीसी लेंस बहुत जरूरी है। और मैं मेरी खुद की बात करूं तो जब मेरा टेमरॉन के साथ एसोसिएशन हुआ, उससे पहले मुझे एक बार मेरे नाइकॉन के लिए 2470 का 2.8 का लेंस लेना था, और उस वक्त मैं और कंपनी का लेंस लेने की सोच रहा था। और फिर मुझे पता चला टेमरॉन के लेंस के बारे में, और मैं डीएक्सओ करके एक वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक आपको अभी दिखाता हूँ। ये लिंक है डीएक्सओ मार्क की, और इसमें अगर अभी आप ये लिंक पे जाएंगे तो अभी मेरे पास जो नाइकॉन की बॉडी है 850, उसके लिए कौन से लेंस बेस्ड है। तो हर एक कैटेगरी में, जैसे फिक्स फोकल लेंथ में, वाइड एक्सट्रीम वाइड जूम में, टेली वाइड जूम में, और नॉर्मल रेंज में, हर एक कैटेगरी में टॉप 5 लेंसेज दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि हर एक कैटेगरी में टेमरॉन का कोई ना कोई लेंस होगा जो उसमें है। तो जब मैं डीएक्सओ मार्क की वेबसाइट पे गया तो उस वक्त टेमरॉन का 2470 2.8 G1 एक ही ऐसा लेंस था, और वो पहला ऐसा लेंस था कि जिसमें वीसी था। और वीसी के बेनिफिट तो मैंने आपको समझाए, और कंपेरेटिवली जो मुझे लेंस लेना था और ये जो लेंस था उसकी कॉस्ट में कम से कम 20 से 30 हज़ार का फ़र्क था। तो ना ही मेरे पैसे बचते थे, बट मुझे सिमिलर या तो उससे भी अच्छी क्वालिटी का लेंस कम दामों में मिल रहा था, एंड मैंने वो लेंस लिया। वो लेंस मैं आज के दिन भी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लेंस है, और उसमें अभी सब में G2 की सीरीज़ आ गई है। तो उसी तरह मैंने टेमरॉन के लेंसेज यूज़ करना स्टार्ट किए। उस वक्त मैं टेमरॉन के साथ एसोसिएट नहीं हुआ था, बट टेमरॉन के साथ मैं किस तरह एसोसिएट हुआ उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ड्यूअल एमपीयू है इसके अंदर, उसकी वजह से फोकसिंग और वाइब्रेशन कंपेंसेशन बहुत अच्छा होता है। हम आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली ये निकॉन कैमरास के लिए वैलिड है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायफ्राम सिस्टम है,
तो जब भी आप शटर क्लिक करते हो, क्योंकि आप जब देखते हो व्यू फाइंडर में तो एपर्चर पूरा खुला रहता है, तभी आपको व्यू फाइंडर में इमेज एकदम प्रॉपरली ब्राइट देखती है। लेकिन जब भी आप शटर दबाते हो तो वो एपर्चर क्लोज डाउन होता है, और जब आप फोटो खींचते हो डीएसएलआर में जितने भी फोटो आप खींचते हो वो आप देख नहीं पाते हो उस वक्त। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अभी डायफ्राम कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से अगर आपने अपना डायफ्राम 8 पे रखा है तो हर बार वो सेम डायफ्राम देगा, जिसकी वजह से आपका एक्सपोजर में वेरिएशन बहुत ही कम आएगा। फिर दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, जब हम अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी करते हैं या तो बहुत कॉन्ट्रास्टी लाइटिंग वाली सिचुएशन में फोटोग्राफी करते हैं, सॉरी वो स्लाइड मैंने आपको नहीं दिखाई, मैं वो स्लाइड फिर से प्ले कर लेता हूँ एक बार, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायफ्राम का डिस्कस किया, बट वो स्लाइड नहीं थी, ये उसकी स्लाइड है। और अभी हम बात करेंगे फ्लेयर एंड घोस्टिंग की। तो टेमरॉन के जितने भी लेंसेज है उसमें जब भी आप अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी करते हो या तो हाई कॉन्ट्रास्टी लाइटिंग में सिचुएशन करते हो, तो फ्लेयर एंड घोस्टिंग के चांसेस रहते हैं। वो रिड्यूस करने के लिए या तो रिमूव करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे प्रकार के कोटिंग है। उसमें से जो 2 कोटिंग मेन है, एक है इबेंट कोटिंग और दूसरा है बीबीआर कोटिंग। आप ये पढ़ सकते हो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और फिर अभी जो नया कोटिंग मोस्टली एसपी सीरीज जो है उस सब में है, वो फ्लोराइन कोटिंग है। और फ्लोराइन कोटिंग की वजह से पहले जो हम लेंस प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर यूवी फिल्टर या तो स्काई फिल्टर लगाते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये डस्ट रेजिस्टेंट है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ऑयल रिपेलेंट है। उसके अगर आप फेल्टिन मार्कर से लेंस की फ्रंट सरफेस पे ऐसे ये जो दिखा है एग्जांपल उसी का है कि एक साइड पे फेल टिप मार्कर से मार्क किया है और वो दूसरे साइड पे एकदम इजीली वाइप हो जाता है। तो डस्ट अगर लगती है या तो ऑयल लगता है उसके ऊपर लगेगा तो वो अपने आप गिर जाएगा, या तो आप एक सिंपल रुमाल लेके ऐसे पोंछोगे तो वो पूरा साफ हो जाएगा। उसकी वजह से हमें उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टिव फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में मेरे पास टेमरॉन के जितने भी लेंस है, किसी भी लेंस पे यूवी फिल्टर या तो स्काई फिल्टर नहीं है। और ये कोटिंग की वजह से आप देख सकते हो, ये कोटिंग का वीडियो है, हालांकि मैं ये प्ले नहीं कर रहा हूँ अभी। दूसरी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है टेमरॉन के लेंसेज में, और पर्टिकुलरली एसपी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, वो है मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से आप में से काफ़ी सारे लोग जब विंटर में गाड़ी चलाते हैं और जब आप जाते हो ठंडी में एकदम बाहर, तो आप जब एंटर करते हैं गाड़ी में तो आपकी जो सांस है उसकी भाप की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ग्लास पे एक भाप लग जाती है और आपको दिखना बंद हो जाता है। अगर ऐसा लेंस में होता तो हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ठंडे कोल्ड कंट्रीज है उसमें ये प्रॉब्लम रहता है और उनको बार बार लेंस साफ करना पड़ता है। बट अगर वही मॉइस्चर अंदर चला गया लेंस के किसी एलिमेंट के अंदर तो आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत सारी रबर गास्केट्स होती है जो लेंस में काफ़ी सारी जगह लगी होती है, पर्टिकुलरली जो फ्रंट एलिमेंट है, बैक एलिमेंट है, और जहाँ पे भी मूवमेंट होगी जूम रिंग की और फोकस रिंग की, जहाँ से मॉइस्चर अंदर जाने के चांसेस है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। और ये जो लेंस है टेमरॉन का 1530 एसपी सीरीज है, सुपीरियर परफॉर्मेंस, 1530 फोकल लेंथ है और ये 2.8 का कांस्टेंट एपर्चर है। मतलब आप 15 साइड शूट कर रहे हो कि 30 साइड शूट कर रहे हो, आपका एपर्चर सेम रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्योंकि ये DI है, आप उसको फुल फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो और APS-C में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन APS-C में अगर आप ये लेंस यूज़ करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी आपका क्रॉप फैक्टर लग जाएगा 1.5, 1.6, जो भी आपकी बॉडी है उसके हिसाब से। VC है, वाइब्रेशन कंपेंसेशन है, और ये एक है अल्ट्रासोनिक साइलेंट ड्राइव है। उसका जो एडवांटेज है मैं आपको बताऊं,
कि जिसको मैं प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास 1530 का लेंस है और इसमें ये VC है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये हमेशा ऑन रहता है। जब भी आप ट्राइपॉड पे रख के फोटोग्राफी कर रहे हो तभी आपको VC ऑफ करना है। जब भी आप हैंडल फोटोग्राफी कर रहे हो आपको VC ऑन रखना है। और क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साइलेंट ड्राइव है तो ये जो ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस है वो स्विच मेरे लिए रिडंडेंट है, क्योंकि ऑटो फोकस में रहते रहते अगर मुझे फोकसिंग चेंज करना है तो सिर्फ फोकस रिंग घुमा के, पहले जो पुराने लेंस थे उसमें वो गियर वाली मोटर रहती थी, और अगर आप ऑटो फोकस मोड में हो और उस वक्त आपने ये आपकी फोकसिंग रिंग ज़्यादा घुमा ली जोर से तो वो गियर टूटने के चांसेस रहते थे और घुमा भी नहीं पाते थे आप। बट क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साइलेंट ड्राइव है तो ऑटो फोकस अगर मुझे लगता है कि जहाँ पे कैमरा ने फोकस किया है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, उसको मुझे माइनर चेंज करना है, तो मैं बिना अपना कैमरा आँख से हटाए ये फोकसिंग रिंग घुमा के, सॉरी ये मेरी फोकसिंग रिंग है, वो घुमा के मैं फोकस चेंज कर सकता हूँ। मुझे मैनुअल फोकस में जाने की ज़रूरत नहीं है। और USD की वजह से इसकी बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है, तो वीडियोग्राफी में जब वो फोकस चेंज होता है तो वो भी उसमें रजिस्टर नहीं होगा। और जैसे आप देख रहे हो ये G2 सीरीज़ का लेंस है, उसके पहले की सारी सीरीज़ मेरे पास है G1। फिर इसके भी कुछ फोटोग्राफ्स हम देखेंगे। दूसरा जो लेंस मैंने बताया कि ये मेरे पास अगर पूरी शादी करने के लिए एक ही लेंस है तो ये 2470 का एक ही लेंस मेरे लिए काफ़ी है। और हो सके अगर टाइम रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सेम लेंस है उसको मैं 24-105 करके कैसे शूट करता हूँ। अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो कोई भी लेंस की फोकल लेंथ रेंज आप बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप फैक्टर। मेरे निकॉन 850 में ये जो 2470 का 2.8 लेंस है मैं उसको 24-105 एज ए यूज़ कर सकता हूँ, और उसमें एपर्चर कांस्टेंट 2.8 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर 7200 ये मैं मतलब ऑलमोस्ट डेली यूज़ करता हूँ। फैशन फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट है, स्टूडियो वर्क है, प्रोडक्ट है, तो ये तो बहुत ही अच्छा लेंस है। और जब मैं हैंडल फोटोग्राफी करता हूँ तो इसका ये जो कॉलर है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉलर है आप निकाल सकते हो, पर्टिकुलरली शादी में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको हाथ में पकड़ के ऐसे फोटोग्राफी करने में दिक्कत आ सकती है और ये आपको चुभ सकता है, तो ये कॉलर रिमूवेबल है। आप कॉलर निकाल के फोटोग्राफी करेंगे तो आपकी ग्रिप जो है वो एकदम अच्छी हो जाएगी। हाँ, जब आपको स्टैंड पे रख के फोटोग्राफी करनी है तो कॉलर आपको फिर से लगाना पड़ेगा। और ये आर्का स्विस प्लेट ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो अगर आपके पास आर्का स्विस का माउंट है तो उसके लिए आपको कोई एडिशनल प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये G2 सीरीज़ में ऐसा है। ओके, हम यहाँ पे मूव हो उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ। अगर कुछ ढंग का कमेंट है तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतने सारे कमेंट्स नहीं है अभी, तो हम वर्कशॉप में आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास 15 मिनट और है। मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मेरी फ़ोटोग्राफी के बारे में बताता हूँ, और अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स देखने हैं तो वो भी मैं डिस्प्ले करूँगा। तो जब मैंने पोर्टफोलियोस की फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की तो उस वक्त फिल्म में शूट कर रहा था, और फिल्म लैब में डेवलप होके 4x6 की हम प्रिंट बनाते थे और वो हम क्लाइंट को देते थे एल्बम में चिपका के। एक बार ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट मेरे पास आया और मुझे
बोस्ट करने लगा कि मैंने ये पोर्टफोलियो मेरे फ्रेंड्स को बताया और उनको काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने बोला, और मैंने उनको बोला कि ये तो मैंने बॉम्बे में बनवाया है। तो मुझे लगा भाई ये तो मेरा नुकसान है, पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, पोर्टफोलियो अच्छा बना है, सबको पसंद आ रहा है, लेकिन क्रेडिट बॉम्बे के फोटोग्राफर को मिल रही है। और उस वक्त अहमदाबाद में फैशन फोटोग्राफी बहुत ही कम होती थी, पोर्टफोलियो भी कम बनते थे। जिसको भी मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ना है वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए या तो फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बॉम्बे जाते थे। तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाले, तो मैंने एकदम पतले स्टिकर्स बनाए मेरे नाम के, जिस पे मेरा नाम रहेगा, नंबर रहेगा। उस वक्त भी मेरी शायद से वेबसाइट थी, तो वेबसाइट का एड्रेस रहेगा, और वो स्टिकर्स मेरे हर एक फ़ोटो पे मैं लगाता था। तो जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें आपको आपका नाम या ब्रांडिंग या तो मार्केटिंग कैसे करना है वो आपको खुद ही देखना है। बट ये मैंने मेरी तरफ से एक जो बात थी वो शेयर की। और अभी मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगा कि एज अ फोटोग्राफर वी आर बीइंग ऑलवेज ऑब्जर्व्ड। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टेमरॉन के साथ कैसे एसोसिएट हुआ। मैं जब यहाँ पे गुजरात में वीपीएजी का फॉर्मेशन हुआ, उस वक्त वो बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, और उस फंक्शन में ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे कंपनीज से बड़े बड़े लोग आए थे, और मैं वहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था। और मेरी वर्कशॉप उस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने देखी थी। उसमें वन ऑफ द पर्सन वाज नितिन सान फ्रॉम टेमरॉन, और उनको उस वक्त वो काफ़ी पसंद आया, और उनके दिमाग में मैं सेट हो चुका था। और जब उनको टेमरॉन के लिए मेंटर की ज़रूरत थी तब उन्होंने मुझे याद किया, और करीब करीब उसके बीच में 1 या 2 साल बीत चुका था। तो आप एज अ फोटोग्राफर यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, और आप कहीं से भी कुछ भी आपको लीड मिल सकती है, काम मिल सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। अभी मैं एक दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे पास टेमरॉन का एक लेंस है 150 to 600, और नॉर्मली हम ये समझते हैं कि 150 to 600 की लेंस की रेंज है तो हम वाइल्ड लाइफ में यूज़ करेंगे या तो बर्डिंग फोटोग्राफी में यूज़ करेंगे। लेकिन वो लेंस की वजह से मुझे एक परमानेंट क्लाइंट मिला, और वो किस्सा यूँ था कि एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की जो मेडिकल रिसर्च स्टूडेंट्स को रेडी करती है, और उनका इनॉग्रेशन फंक्शन था जिसमें गुजरात के सीएम उस वक्त आनंदीबेन पटेल थे, वो आने वाले थे। सब कुछ प्लान हो चुका था, सब तय हो चुका था। अगले दिन जाके हमने सब कुछ लोकेशन पे जाके चेक कर लिया था, और जिस दिन फोटोग्राफी थी, जिस दिन ये इवेंट था, और जैसे ही सीएम आए, सीएम के साथ उनकी बहुत सारी सिक्योरिटी आ गई और उन्होंने प्रोटोकॉल लागू कर दिया। तो प्रोटोकॉल में ये होता है कि 50 मीटर्स के अंदर जाके आप किसी को अलाउ नहीं है। तो फोटोग्राफर्स को भी अगर फोटोग्राफी करनी है तो 50 मीटर्स के अंदर रह के नहीं कर सकते, आपको 50 मीटर से दूर जाके करना है। तो वहाँ पे जितने भी फोटोग्राफर्स थे सबको बाहर निकाल दिया, और उनको 50 मीटर सर्कल से बाहर जाके फोटोग्राफी करनी थी। लकीली क्योंकि उस वक्त मेरे पास ये लेंस नया आया था, मुझे ट्राई करना था, तो मैं मेरे साथ लेके गया था। तो 150 to 600 से मैंने उस वक्त फोटोग्राफी की, और उसकी वजह से मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रह के भी इवेंट जैसे हम नॉर्मल लेंस से करते हैं, टेली लेंस से करते हैं, उस टाइप के फोटोग्राफ में क्लाइंट को दे पाया। तो 150 to 600 एक बहुत ही अच्छा लेंस है टेमरॉन का, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और 2 कमेंट्स है, एक बार देख लेते हैं। सर कैन आई यूज टेमरॉन 90mm शूटिंग पोर्ट्रेट्स? विवेकानंद श्रीनिवास का ये कमेंट आप पढ़ रहे हो। सर कैन आई यूज टेमरॉन 90mm मैक्रो फॉर शूटिंग पोर्ट्रेट्स? डेफिनेटली यू कैन। टेमरॉन का जो 90mm का मैक्रो लेंस है
वो बहुत ही अच्छा लेंस है, मैंने खुद ने यूज़ किया है उसको काफ़ी बार और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और 90 mm आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ डिस्प्ले फोटोग्राफ्स सर। ठीक है, अभी हम कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे, अपने पास 10 मिनट है और मैं स्लाइड शो चालू करता हूँ और जैसे ही शो खत्म होता हम कमेंट्स देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो ये कुछ प्री वेडिंग फोटोग्राफ्स मैंने खींचे हैं और ये पूरे टेमरॉन के लेंस से है, 24-70 के है और इसमें 70-200 के भी काफ़ी सारे फोटोज मिलेंगे आपको। ये अपने अहमदाबाद के पास मोडेरा करके एक सन टेम्पल है जो बहुत ही अच्छी जगह है। और ये जो कपल है लंदन का कपल है, मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स एनआरआई होते हैं और उनको प्री वेडिंग शूट करना था तो हमने वहाँ जाके किया था। और बहुत ही, और ये आप देख सकते हो 70-200 जब आप 2.8 पे फोटोग्राफी करते हो तो आपको बैकग्राउंड जो है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में वेडिंग फोटोग्राफी की पर्टिकुलरली बात करें तो हम काफ़ी डिपेंडेंट है कि ब्राइड ग्रूम कैसे है, कैसे दिखते हैं, कितने हैंडसम है, माहौल कैसा है, डेकोरेशन कैसा है, वेडिंग का टाइम क्या है। और अगर सब कुछ अच्छा है तो बिना ज़्यादा मेहनत किए हमारी फोटोग्राफी अच्छी हो जाती है। बट जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे बैकग्राउंड आपको इतना अच्छा नहीं मिल रहा है और अगर आपके पास 2.8 का लेंस है और अगर आप 2.8 पे फोटोग्राफी करते हो तो बैकग्राउंड अपने आप ये डिफोकस हो जाता है। एंड माइंड माय वर्ड, डिफोकस मैं बोल रहा हूँ, ब्लर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्लर और डिफोकस दोनों अलग चीज़ है। तो ये डिफोकस हो जाने की वजह से बैकग्राउंड एकदम अच्छा लगता है। तो अगर ये अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि ये फोटो में तो ये काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, बट डिफोकस हो जाने की वजह से वो काफ़ी अच्छी इफेक्ट देगा आपको। तो ये 70-200 2.8 है, जितने भी आप क्लोज देख रहे हो, और जितने भी वाइड शॉट्स है ये 24-70 है। और अगेन ये आप देख लो, मैंने ये जो गाय है उसकी आंख पे फोटोग्राफी, फोकस पॉइंट मेरा यहाँ पे है और लड़की पीछे 5-7 फीट दूरी खड़ी है और पीछे आप यहाँ देख सकते हो कि इसका जो बोके बन रहा है, ये हालांकि जीवन सीरीज है 70-200, वो एकदम अच्छा राउंड बन रहा है एंड दिस इज गिविंग वेरी नाइस बोके इफेक्ट। अगेन आप बैकग्राउंड देख सकते हो, इसमें कुछ भी बैकग्राउंड हो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और बैकग्राउंड आपको अच्छा ही लगेगा। और दूसरी चीज अगर आपने नोटिस की है तो लाइटिंग के जो नॉइसेस है, क्योंकि अगर 2.8 की जगह में ये 5.6 और 8 पे शूट करता तो ये जो मुझे अवेलेबल लाइट का ये जो शेडो मिल रहा है यहाँ पे वो शायद से नहीं मिल रहा। और ये जो हाईलाइट बन रही है और ये जो हाईलाइट है स्काई रिफ्लेक्ट हो रहा है बालों के ऊपर, उसकी वजह से है। इसकी 2.8 की जगह अगर ये मेरा लेंस 4, 5.6 ऐसा कोई होता तो डेफिनेटली ये हाईलाइट वो कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत ही कम लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 2.8 की वजह से जो लाइटिंग के नॉइसेस है वो भी आपको बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। ये सारे प्री वेडिंग शूट्स है। अगेन इसमें आप देख सकते हो, अगेंस्ट लाइट लेने की कोशिश की और दिस इज इंटेंशनल। ये जो बैक लाइट मिल रही है और लेंस के अंदर लाइट डायरेक्ट जा रहा है और यहाँ पे आप फ्लेयर थोड़ा बहुत देख रहे हो, बट दैट इज वेरी मिनिमम। और ये 15-10-15-30 का लेंस यूज किया है मैंने। मैंने बहुत सारी डेकोरेशन की फोटोग्राफी की है और जब पहले फोटोग्राफी करते थे तो डेफिनेटली वो कैमरा ट्राइपॉड पे रख के हमें फोटोग्राफी करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर आपको डेप्थ चाहिए तो आप 8 या 11 के एपर्चर के बीच में रहेंगे तभी आपको प्रॉपर डेप्थ मिलेगी और तब जाके
और आपकी आईएसओ भी आपको लो रखनी है ताकि आपको नॉइज मिनिमाइज करना है, तो आपकी शटर स्पीड जो है वो आपको कम करनी पड़ेगी। तो ट्राइपॉड पे कैमरा रखना जरूरी था। बट जैसे ये 1530 वीसी आ गया 2.8, तो ये जो सारी डेकोरेशन की फोटोग्राफी है हम हैंडहेल्ड करते हैं, क्योंकि 5 स्टॉप का फ़ायदा अगर मिलता है, और अगर मैं 15 mm पे फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो 15 की जगह हम शटर स्पीड 15 गिन लें तो 15 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, तो 2 हाफ सेकंड 1 सेकंड में हैंडल फोटोग्राफी काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। और डेकोरेशन में कुछ ज़्यादा मूव होने वाला नहीं है, तो सब्जेक्ट भी ब्लर होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये जितने भी फोटोग्राफ्स डेकोरेशन के आप देख रहे हो वो 1530 से खींचे हुए हैं। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो लाइटिंग है यहाँ पे हाईलाइट हो रही है वो 2.8 की वजह से है। नॉर्मल लेंस में ऐसे मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगेन हम ये समझते हैं कि भाई 1530 का लेंस है तो हम सिर्फ उसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, या तो आर्किटेक्चर के लिए यूज़ करेंगे, या तो जहाँ पे भी वाइड शॉट की ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें डेकोरेशन भी आ जाता है, ब्राइट भी आ जाता है, और ये जो स्काई है हालांकि एडिटिंग करके डाला हुआ है, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगेन दिस इज़ 1530। ये सब फोटोग्राफ्स एडिटेड है, जितने भी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो सारे एडिटेड है। बिना एडिटिंग के फोटोग्राफ क्लाइंट को देने नहीं चाहिए कभी भी, बट आजकल डिमांड आती है कि जैसे ही हम फोटोग्राफी ख़त्म करते हैं उससे पहले तो हमसे फोटोग्राफ्स मांगे जाते हैं। ये 3 फोटोग्राफ की सीरीज़ है और ये भी 2470 पे खींचे गए हैं। और ये तीसरा फोटो मैंने 2 फोटो मर्ज करके एक कंपोजिट बनाया है। और ये मेरा ये फोटोग्राफ मैंने नहीं खींचे है, देवनाथ करके मेरा असिस्टेंट है उसने खींचे हैं राजस्थान में, और वो राजस्थान से ही बिलोंग करता है। अगर वो देख रहा है तो देवनाथ आप सुन रहे हो। और ये मैंने फैशन शूट किया है, 70-200 है, अगेन 2.8। अगेन ये कंपोजिट है। ये एक एल्बम का पेज है जो काफ़ी टाइम पहले बना हुआ है। सेम अगेन 70-200, ये स्टूडियो में फोटोग्राफी की गई है। और अगेन इसमें आप जो फ्रंट जड़ी लगी हुई है लाइट की, उसका बहुत अच्छे बोके बना है। 70-200 2.8, और ये फ्रंट बोके है, और साथ में डिस्टेंस में भी बोके बन रहा है, क्योंकि डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा तो वो कम बोके बन रहा है। अगेन 70-200 2.8, ये संगीत की इवेंट के दौरान मैंने बॉम्बे में ये फ़ोटो खींचा है। ये फ़ोटो अभी इंस्टाग्राम के पेज पे था टेमरॉन के। अगेन 70-200, और 70-200 का आप एडवांटेज देख सकते हो कि इतने सारे फोटोग्राफर्स आगे खड़े हैं, पूरा व्यू ब्लॉक है, और मैं अपनी एक पोजीशन बना के ऊंचे से दूर से फोटोग्राफी कर रहा हूं। और हालांकि ये मैं क्रॉप भी कर सकता हूं, तो इसमें से मैं 2 फोटो आराम से बना सकता हूं। दिस इज पोज। अगेन 1530। ये मेरा वॉक का आर्टिकल है, और वी आर बैक। ठीक है, अभी मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन हो वो मैं देख लेता हूँ, आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 5:59 हो गया है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी हम वाइंड अप करेंगे 5 मिनट में ये वर्कशॉप। प्लीज डिस्प्ले फोटोग्राफ्स वीडियो एडिटिंग ऐप। वीडियो एडिटिंग के लिए आप मैं लाइसेंस वर्जन यूज़ कर सकता हूँ,
मेरे पास एडोबी का फोटोग्राफी प्लान है जिसमें लाइटरूम और फोटोशॉप दोनों आप यूज़ कर सकते हो 2 कंप्यूटर पे, और उसका महीने का करीब करीब 600 से 700 रुपए का खर्चा आता है। और प्रीमियर प्रो का लाइसेंस मेरे पास अलग से है, उसका 1300 पर मंथ का लाइसेंस फी है, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी कोई कमेंट्स या तो क्वेश्चन आया नहीं है ज़्यादा, तो ऑलरेडी हम 6 बज चुके हैं, तो ये वर्कशॉप हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जिन जिन लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किया सबका शुक्रिया, टेमरॉन का शुक्रिया फिर से, और बहुत जल्दी हम फिर से ऑनलाइन मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।